हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियाँ भाग 51। मिश्रा जी का घर कानपुर। अम्मा के कमरे में खड़ी मिश्राइन, शगुन और वेदी सोए हुए भूआ और फूफा को मरा हुआ समझकर अवाक खड़े थे। वेदी ने देखा कि मिश्राइन खामोश खड़ी है, ना कुछ बोल रही है ना हिल रही है, तो वह उनके पास आई और उनकी बाह पकड़कर उन्हें हिलाते हुए कहा, अम्मा अम्मा कहाँ हुआ। मिश्राइन चौंकी जैसे किसी ने उन्हें नींद से उठाया हो। उन्होंने वेदी की तरफ देखा और घबराए हुए स्वर में कहा, जी आदर्श बाबू और जीजी को कहाँ हुआ रे विद्या, जी दोनों उठ का ही नहीं रहे। मिश्राइन को घबराया देखकर शगुन उनके पास आई और उन्हें कमरे से बाहर ले जाते हुए कहा, माँ जी आप मेरे साथ आइए। वेदी वहीं खड़ी भुआ और फूफा को देखती रही। वह धीरे धीरे चलकर उनके पास आई और भुआ के नाक के पास उंगली लगाकर देखा। खुशी से वेदी का चेहरा खिल उठा। वह भागकर बाहर आई और तख्ते पर बैठी मिश्राइन से कहा, अम्मा अम्मा भुआ फूफा मरे नहीं है, जिंदा है। लगता है वो दोनों गहरी नींद में है। अरे जी कैसी नींद है, जेमा जीजी आंख खोलकर सोई है। मिश्राइन ने घबराहट भरे स्वर में कहा, अरे अम्मा हमने अपनी उंगली उनके नाक के आगे लगाकर देखी है, सांस आ रहा है उनको। वेदी ने कहा, अरे विद्या तुम्हारा भी का ऊल जलूल बकती हो। अरे वो मरने के लिए बाद थोड़ी सांसें इंसान की नाक में रह जाती है, तुम्हारा वही महसूस की होगी। अभी अम्मा को गुजरे थोड़ा ही वक्त हुआ था, अब जे दोनों भी भगवान को प्यारे हो गए। कहते हुए मिश्राइन रुआसा हो गई और अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में खोस कर जैसे ही रोने लगी, शगुन ने कहा, माँ जी वेदी सही कह रही है, वो दोनों मरे नहीं है, जिंदा है। वो तो लवली भैया ने उन्हें। लवली ने कहा शगुन। मिश्राइन ने शगुन को देखकर हैरानी से कहा। जल्दबाजी में शगुन के मुंह से लवली का नाम निकल गया, लेकिन उसने असल बात नहीं बताई और कहा, अरे माँ जी वो लवली भैया ने उनके लिए जो खाना बनाया था, लगता है वही खाकर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वो अभी तक सो रहे हैं। विद्या जी लवली कहाँ है, जरा बुलाओ का, वो कब से जे सब कांड करने लगा। मिश्राइन ने कहा तो वेदी वहां से चली गई। मिश्राइन की घबराहट देखकर शगुन उनके लिए पानी ले आई। मिश्राइन पानी पीने लगी, तभी अम्मा के कमरे से निकलकर फूफा बाहर आए। उन्हें देखते ही मिश्राइन के मुंह में भरा पानी बाहर आ गिरा और उनके मुंह से निकला, अरे आदर्श बाबू आप जिंदा हैं। आदर्श फूफा ने सुना तो उनकी भवें तन गई और उन्होंने कहा, हाँ हम जिंदा है, लेकिन आपके वो लवली ने तो हमें मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, वो ससुरे को छोड़ेंगे नहीं हम। कौन आपको मारना चाह रहा है आदर्श बाबू। मिश्रा जी की आवाज एकदम से सबके कानों में पड़ी। सबने आंगन की सीढ़ियों की तरफ देखा तो पाया मिश्रा जी अभी अभी घर आए थे। मिश्रा जी को घर में देखकर आदर्श बाबू और चौड़ में आ गए। मिश्राइन भी तख्ते से उठ खड़ी हुई। मिश्रा जी तख्ते पर आ बैठे और कहा, क्या बात हो गई, आप इतना गुस्सा में काहे हैं। अरे गुस्सा ना तो और का करे मिश्रा जी, हमो बेटिया के ब्याह तक जे घर में रुकने की बात का कह दिए, सब हमारी और राजकुमारी की जान के दुश्मन बन गए। आपके वो लाडले लवली ने हमें और राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश की है। अरे बुलाओ का, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाई है, फूफा ने गुस्से से कहा। मिश्रा जी ने सुना तो मिश्राइन की तरफ देखा। मिश्रा जी के सवालों से बचने के लिए मिश्राइन ने कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मिश्राइन के जाने के बाद मिश्रा जी ने लवली को आवाज लगाई, लवली लवली। आया पिताजी। लवली ऊपर से ही चिल्लाया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा। आज पहली बार इस घर में उसे मिश्रा जी का डर महसूस हुआ। लवली मिश्रा जी के सामने आया और कहा, आपने बुलाया पिताजी। जी आदर्श बाबू क्या कह रहे हैं। मिश्रा जी ने बाईं भौं चढ़ाकर लवली से सवाल किया। क्या कह रहे हैं पिताजी। लवली ने अनजान बनते हुए कहा, जबकि पता उसे भी था कि उसने आदर्श फूफा और भुआ के साथ क्या किया है। क्या कह रहे हैं। अरे हम जे कह रहे हैं कि पहले खाने में कुछ मिलाए दो और हमारा पेट खराब कर दो, फिर दवा के बहाने हमें नींद की दवा दे दो। नहीं क्या चाहते हो तुम, हमें और हमारी राजकुमारी को मारना चाहते थे, आदर्श फूफा ने गुस्से से कहा। लवली ने सुना तो चुप हो गया। उसका कांड सबके सामने आ चुका था और फूफा को यह समझते देर भी नहीं लगी। लवली को चुप देखकर फूफा की हिम्मत और बढ़ गई और उन्होंने मिश्रा जी को सुनाते हुए कहा, क्यों बोलते काहे बंद हो गई तुम्हारे लौंडे की मिश्रा जी। अरे पूछो इनसे हमारे खाने में दवा मिलाए कि नहीं जे, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे इतनी जल्दी नहीं मरे हैं हम, तुम सब लोगों को साथ में लेकर मरे हैं। आदर्श बाबू जबान को थोड़ा संभालिए,
अभी अभी अम्मा गुजरी है और आप ऐसी अशुभ बातें कर रहे हैं। मिश्राइन ने कहा, अरे हमाओ तो सिर्फ अशुभ बात किए हैं, पर जे लवली जे तो अशुभ काम करने जा रहे थे। अरे इतनी नफरत है हमसे और राजकुमारी से तो कह दो ना, हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं, पर जे तो हमें दुनिया से भेजने का प्लान बनाए बैठे हैं। आदर्श फूफा ने कहा। मिश्रा जी ने सब बात सुनी और लवली की तरफ देखकर कहा, आदर्श बाबू जो कह रहे हैं का वो सच है? पिताजी वो हम आपको समझाते हैं, लवली ने कहा। लवली, हमने पूछा आदर्श बाबू जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं? केवल हाँ या ना में जवाब दोगे तुम? मिश्रा जी ने थोड़ा कड़क स्वर में पूछा। हाँ, लवली ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा। मिश्रा जी ने सुना तो उनके चेहरे पर गुस्से के भाव तैरने लगे। गोलू गुड्डू गलतियां करते थे, लेकिन अब लवली भी ऐसी हरकतें करने लगा। जानकर मिश्रा जी को बहुत दुख हुआ। सच जाने के बाद भी मिश्रा जी को चुप देखकर आदर्श फूफा ने कहा, क्यों मिश्रा, बिटवा का सच सामने आए रहा तो मुंह में दही जमाई लिए। अब यही हरकत तू गोलुआ किए रहता तो बेचारे को अब तक पेल दिए होते तुम। और गोलू गुड्डू कितने भी गड़बड़ किए होंगे, पर कबो हमारी जान लेने की कोशिश नहीं की। पर तुम्हारा जे लौंडा लवली जो तो पहली बार में ही हमें मारने का सोच लिए, जे के लिए कोनो सजा नहीं है। आदर्श फूफा की बात सुनकर मिश्रा जी ने मिश्राइन के पास देखा तो मिश्राइन ने आकर कहा, देखिए जी, जे आदर्श बाबू तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। लवली ने ऐसा कुछ नहीं किया, ओका माफ कर दो। मिश्राइन, लगता है तुम ध्यान से सुनी नहीं। सबके सामने अभी भी लवली ने हाँ कहा है, ओका मतलब है कि आदर्श बाबू जो कह रहे हैं वो सच है, इसलिए तुम बीच में ना ही पड़ो। मिश्रा जी ने कठोर स्वर में कहा। मिश्रा जी की आंखों में गुस्सा देखकर मिश्राइन खामोशी से पीछे हट गई, लेकिन मन ही मन उन्हें लवली के लिए भी बुरा लग रहा था। लवली चुपचाप खड़ा था और मन ही मन खुद को दोष दे रहा था कि आखिर उसने ऐसी बचकानी हरकत क्यों की। वह शर्मिंदा था कि उसकी वजह से एक बार फिर आदर्श फूफा को उल्टा सीधा बोलने का मौका मिल जाएगा और मिश्रा जी को सुनना पड़ेगा। आदर्श फूफा के मुंह से सजा की बात सुनकर मिश्रा जी उठे और वही गमले के पास पड़ी छड़ी उठाकर वापस चले आए। उन्होंने लवली को अपने सामने आने को कहा। लवली उनके सामने आ खड़ा हुआ तो मिश्रा जी ने कठोरता से कहा, हाथ आगे करो। लवली ने खामोशी से अपना हाथ आगे कर दिया। मिश्रा जी ने खींचकर एक छड़ी लवली के हाथ पर दे मारी। एक आह लवली के मुंह से निकली और चेहरे पर दर्द का भाव उभर आया, लेकिन लवली वहीं खड़ा रहा। लवली को मार खाते देखकर शगुन और वेदी के चेहरे पर उदासी के भाव थे और मिश्राइन की आंखों में नमी, लेकिन तीनों में से किसी ने भी मिश्रा जी को रोकने की कोशिश नहीं की। शगुन से लवली का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए वह वहां से चली गई। सबके चेहरे पर उदासी और दर्द के भाव थे, वह खुद मिश्रा जी के भी, लेकिन आदर्श फूफा मुस्कुरा रहे थे। मिश्रा जी ने लवली को 4-5 छड़ी मारी और गुस्से से कहा, जब पहली बार है, आइंदा ऐसा कुछ किया तो हम माफ नहीं करेंगे। लवली, जाओ जाकर आदर्श फूफा से माफी मांगो। लवली अपने हाथों को मसलते हुए आदर्श फूफा के पास आया और कहा, हमें माफ कर दीजिए फूफा, आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे। आदर्श फूफा ने एक तिरछी मुस्कान दी और लवली वहां से जाने लगा तो मिश्रा जी की आवाज फिर उसके कानों में पड़ी, मिश्राइन, आज रात का खाना नहीं देना ही का, एक रात भूखे रहेंगे तो अक्कल अपने आप आ जाएगी। लवली ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चला गया। उसे आदर्श फूफा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही दर्द भी हो रहा था। वह कमरे में चला आया और सुबकने लगा। लवली के जाने के बाद भुआ अम्मा के कमरे से बाहर आई और अंगड़ाई लेकर कहा, सब यहाँ कहाँ जमा है? पंजीरी बट रही है। फूफा ने कहा, लो, पंजीरी बट रही है और हमें किसी ने बताया तक नहीं, हम भी थोड़ी ले लेते। भुआ ने कहा। उन्हें लगा सच में पंजीरी ही बट रही थी। मिश्राइन ने सुना तो अपना सर पीट लिया और मिश्रा जी ने उठते हुए अफसोस भरे स्वर में कहा, राम मिलाई जोड़ी, एक गधा और एक घोड़ी। आदर्श फूफा को मिश्रा जी की बात समझ आती, इससे पहले मिश्रा जी वहां से चले गए। भुआ की बात सुनकर मिश्राइन ने भी अफसोस में अपना सर हिलाया और मिश्रा जी के पीछे चली गई। वेदी और शगुन पहले ही वहां से जा चुकी थी। आदर्श फूफा भुआ की तरफ पलटे और कहा, हमें लेकर जे घर में बहुत बड़ी साजिश की जा रही है राजकुमारी, जरा संभाल कर रहना। अरे हम कभी सोचे ना थे अपने ही घर में हमारे साथ गैरों जैसा बर्ताव किया जाएगा। काश हम गुलवा हिया हो तो हमें जे सपना ही देखना पड़तो। भुआ ने उदास होकर कहा।
बुआ के मुंह से हमाओ गोलू सुनकर फूफा का माथा ठनका और उन्होंने कहा, का हमाओ गोलू, उतने कड़मबाज गोलू कब से तुम आए हो गए राजकुमारी? भूलो नहीं, वो गुडुआ का दोस्त है और मिश्रा का खास। वो ससुरा बिना मतलब के कुछ नहीं करता। हटो, जो आप तो तब देखो वो बेचारे के पीछे पड़े रहते हो। लाखों में एक है हमाओ गोलू। बुआ ने गोलू की तारीफ में पुल बांध कर कहा, हाँ, लाखों में एक ही नमूना है जो अपनी लंका खुद लगाने में विश्वास रखते हैं। अब जो गोलू पुराण बंद करो और जाकर हमारे लिए ठो कप चाय बनाओ, सर दुख रहे हो हमाओ। फूफा ने उखड़े स्वर में कहा और सोफे की तरफ चले आए। मिश्राइन मिश्रा जी के पीछे पीछे अपने कमरे में चली आई और कहा, जी आपने ठीक नहीं किया गुड्डू के पिताजी। जिज्जी और आदर्श बाबू की बातों में आकर लवली को मारा। अरे कितना दुख हुआ होगा का, और क्या गलत किया लवली ने? जिज्जी और आदर्श फूफा यहाँ आकर हम सबके नाक में जो दम किए हैं उनके सामने तो लवली की कुछ गलती भी नहीं है। लवली ने जो किया वहाँ हम भी तो गलत थे, फिर सजा हमें भी देनी चाहिए थी। अकेले लवली को काहे दी? मिश्रा जी ने सुना तो मिश्राइन की तरफ पलटे और कहा, हम लवली को सजा दिए ताकि वह गुड्डू जैसा ना बने। हमारा गुड्डू सीधे है मिश्राइन, और सीधे लोगों का जिस समाज में गुजारा मुश्किल है। आदर्श बाबू और राजकुमारी अभी अपनी जिद में अंधे हो गए हैं, उन्हें सही गलत समझना ही आएगा। पर जो दोनों बैल बुद्धियों के चक्कर में लवली खाएं अपनी अहमियत खराब करे, इसलिए हम को सजा दिए रहे ताकि आगे से वो ऐसे लोगों से दूर रहे। मिश्रा जी की बात सुनकर मिश्राइन खामोश हो गई। आखिर कहीं ना कहीं मिश्रा जी का कहना सही था। अंधेरा होने से पहले आखिरकार गुड्डू की गाड़ी चंदौली बस स्टैंड पहुंच गई। गोलू ने देखा तो खुश होकर मंगल फूफा के कंधे पर हाथ मारकर कहा, क्या फूफा, कहे थे ना अंधेरा होने से पहले पहुंचा देंगे गाड़ी चंदौली। मंगल फूफा बेचारे दरवाजा खोलकर उतर ही रहे थे कि उसी वक्त गोलू ने उनके कंधे पर मार दिया और मंगल फूफा गाड़ी के दरवाजे समेत गाड़ी के बाहर। गुड्डू ने देखा तो जल्दी जल्दी नीचे उतर कर आया और देखा गाड़ी के एक साइड का दरवाजा निकल चुका है और मंगल फूफा के साथ नीचे पड़ा है। गुड्डू ने गाड़ी के अंदर बैठे गोलू को देखा तो गोलू खिसिया कर मुस्कुरा दिया। गुड्डू ने इधर उधर देखा, उसे ईंट का आधा टुकड़ा नजर आया। उसने उसे उठाया और जैसे ही गोलू की तरफ फेंका, गोलू दूसरा दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर और गाड़ी के शीशे पर जाकर लगा ईंट का टुकड़ा जो कि पिछले सीट का दरवाजा था, और वो शीशा भी बर्बाद। गुड्डू भाग कर आया और शीशा देखकर कहा, जेकर शीशा कहाँ गया? अभी आपने तो ईंटा मारकर तोड़ा था, गोलू ने कहा। अरे वो तो हम तुमका मार रहे थे ना, गुड्डू ने रुआसा होकर कहा। गोलू ताली बजाते हुए गुड्डू की तरफ आया और कहा, वाह 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 गुड्डू भैया, हमें मारना चाहते थे, बहुत सही। हम साला यहाँ अपनी जान पर खेलकर आपके साथ आए हैं और आप हमें मारना चाहते थे, अपने चंदन जैसे भाई को मारना चाहते थे। गाड़ी का दरवाजा और शीशा टूटने से गुड्डू पहले ही गुस्से में था। गोलू की बात ने आग में घी का काम किया तो गुड्डू ने झुककर अपना जूता निकाला और गोलू के पीछे भागते हुए कहा, साले तुम चंदन नहीं, कलंक हो हमारे माथे का। उधर बेचारी जब मंगल फूफा ने देखा कि गुड्डू पगला गया है तो उन्होंने बेहोश होने का नाटक किया और आंखें बंद करके अपनी गर्दन लुढ़का ली। तो दोस्तों, क्या मिश्रा जी की मार से आहत होकर लवली चला जाएगा घर छोड़कर? क्या मिश्रा जी रोक पाएंगे लवली को गुड्डू बनने से? क्या बिंदिया की शादी तक गोलू जिंदा बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। बाय बाय।